इन नई दुनिया किसे कहा गया है? अमेरिका की खोज कवर किसने की? क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में। कहाँ के थे वो? तो जो अमेरिका की उन्होंने खोज की, तो क्या वो अमेरिका खोजने निकले थे या कहीं और जगह को खोजना चाहते थे? जो एज़टेक लोग हैं ना, ये एज़टेक सभ्यता कहाँ फली फूली थी? देखिए, जब हम बात कर रहे थे तो इसमें तीन सभ्यताएं थी, माया, एज़टेक और इंका। ठीक है, तो ये तीनों जो सभ्यता थी वो अमेरिका में फली फूली थी, लेकिन इसमें दो जो थी वो आपका उत्तरी और मध्य अमेरिका में फली फूली थी, और जो एक इनकी इंका जो सभ्यता थी वो दक्षिण अमेरिका में फली फूली। अब इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसमें जो है माया और एज़टेक, इनकी एज़टेक सभ्यता के बारे में आपको याद होगा कि एज़टेक सभ्यता ने जो अपने साम्राज्य वहाँ स्थापित किया जहाँ पे मैक्सिको था। तो मैक्सिको क्या था कि मैक्सिली उनका एक देवता था। तो एक दंत कथा की, मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी चलती है ना, परंपराओं के रूप में, है ना, सुनी सुनाई एक कहानी के रूप में। तो वहाँ पे उन्होंने कहा जहाँ पे एक इनकी चीज जो है वो एक सांप को एक कैक्टस के ऊपर बैठे हुए यहाँ पर आपको दिखेगा, वहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित करना है। तो यहाँ पे जाके जो है वो इन एज़टेक लोगों ने जो वो अपना साम्राज्य स्थापित किया था, अपनी सभ्यता जो है विकसित की थी। और इसका जो नाम था वो अपने इनकी मैक्सिली के नाम पर मैक्सिको इसका नाम रखा गया। क्लियर? यहाँ के लोगों को जो वो टेनोका भी कहा जाता, ठीक है, एज़टेक लोगों को टेनोका भी कहा जाता था। ठीक है, और एक चीज़ आपने और याद रखनी है, जब हम इन तीन सभ्यताओं के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसमें मुख्य तौर पर जो है जैसे जो मक्का है और जो आलू है, दो फसलों का ओरिजिन जो है वो मुख्य तौर पर आप अमेरिका से संबंध मान सकते हैं। क्लियर? जो मक्का है और जो आलू है, समझ आ गई बात? तो ये जो है वो हम किससे रिलेट करेंगे इसको? अमेरिका की इन सभ्यताओं से। चेक के इसमें शब्द लिखा है आपने, ये रेड इंडियंस क्या थे? क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका जाने की यात्रा। क्रिस्टोफर कोलंबस, ये रेड इंडियंस कौन थे? क्रिस्टोफर कोलंबस गए थे, तो वहाँ के निवासियों ने भारतीय समझे। हाँ, एक्चुअली वो मैंने सवाल आपसे यही पूछा था कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस गए, ठीक है, वो क्या खोजने निकले थे? भारत खोजने निकले थे। ठीक है, भारत खोजने निकले थे, और वो भारत खोजते खोजते जो पहुंच गए अमेरिका, लेकिन उन्हें पता नहीं कि वो अमेरिका पहुंच गए हैं। वो तो इंडिया ही समझते रहे। समझ आ गई बात? तो इंडिया ही समझते रहे, और इंडिया के वहाँ की इनकी उस जगह के मूल निवासियों को, क्योंकि वो गोवा नहाने पहुंचे थे, तो वहाँ के मूल निवासियों को उन्होंने क्या समझा? भारतीय समझा, और उन्हें जो नाम दिया वो था रेड इंडियंस। ठीक है, ये हर्नेडो कॉर्टेस ये कौन थे, या इसके बारे में क्या जानते हैं हम? किस पर विजय हासिल की थी इसने? मैक्सिको पर। ठीक है, हर्नेडो कॉर्टेस द्वारा, मैं इसको अपनी याद कैसे रखना है कि जैसे हर्नेडो कॉर्टेस द्वारा जो है मैक्सिको की विजय, पिज़ारो द्वारा इंका पर विजय। क्लियर? इसी तरह से, और ये दोनों इनकी माया और एज़टेक जो सभ्यता थी वो उसके विनाश का जो कारण बना था वो बना था हर्नेडो कॉर्टेस, जिसने 1519 से 1521 तक जो वहाँ पर अपना अधिकार किया था। ठीक है, ठीक है बेटा, शाबाश। आज है कितनी? चलिए नेक्स्ट। ओके, ये अल्तमिरा गुफा कहाँ है? स्पेन में। पक्का? इसको ये जो आपको काम आएगा वो कहाँ काम आएगा? वो मैप में, है ना। यहाँ पे आपको अगर
टेरा माटा देखना है तो आपका दक्षिण फ्रांस में आएगा। लजरत गुफा है वो भी वहीं आएगा। स्पेन में है तो मेरा गुफा आएगा, है ना। अगर शनिंजन वो है तो आपका वो जर्मनी में आएगा, है ना। नियंत्रण घाटी जर्मनी में आएगा, है ना। डोली बेस्तोनिक्स आपका चेक और स्लोवाकिया, इनकी डोली बेस्तोनिक्स और पेडमोस्टी आपकी जो चेक और स्लोवाकिया राज्य में। ओके, चलिए बेबीलोन के 2 प्रसिद्ध शासक कौन थे? हम्मुराबी और नेबुकोडनेस्सर। हम्मुराबी और नेबुकोडनेस्सर। हम्मुराबी का नाम ना हम किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए जानते हैं, वो क्या है अंकिता? हम्मुराबी का जो नाम है वो हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए मतलब उसका नाम जानते हैं, तो वो क्या है? उसने क्या किया था, उन्हें सबसे पहले जो है वो कानूनों को एक पत्थर पर खुदवा दिया गया था। ठीक है, जो प्रचलित जो नियम थे ना, परंपराएं जो थी, उसको जो है एक पत्थर पर जो है उनके द्वारा खुदवा दिया गया, ताकि सभी जो है वो जान सकें कि हमारे इस राज्य के, इस बेबीलोन के जो है वो क्या क्या कानून है। क्लियर? अच्छा, हजरत मोहम्मद साहब की जन्म कब हुआ? सर 29 अगस्त 570 और मृत्यु कब हुई? 8 जून 632 ईस्वी। ठीक है, ये किताबुल हिंद किसने लिखी है? सर अल-बेरूनी। इसको किताबुल हिंद भी कहते हैं, तहकीक ए हिंद भी कहते हैं और तहकीक मालिल हिंद भी कहते हैं। जनरली ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि आप सारे के सारे नाम याद करो, लेकिन अगर इस तरह से आपसे कोई भी सवाल पूछा जाता है जहाँ पे किताब ए हिंद, तहकीक ए हिंद, किताब उल हिंद या तहकीक मालिल हिंद पूछा जाए, तो आप समझ सकें कि उसी के बारे में ये चीज़ पूछी जा रही है। ठीक है, महमूद गजनवी के साथ ये भारत आए थे और भारत में जो कुछ उन्होंने लिखा उसे उन्होंने अपनी किताब, इनकी किताब उल हिंद में लिख दिया। ठीक है, याम कल भी पूछा था, कल वो यास था, उसी के साथ मैंने पूछा था यास क्या होता है? कानून संहिता, जो कि चंगेज खान द्वारा बनाई गई थी। और याम क्या होता है? सैनिक चौकियां, है ना। अच्छा, चंगेज खान का उत्तराधिकारी कौन था? ठीक है। अच्छा, ब्यूबोनिक प्लेग ये क्या है? इसका क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है इसका मतलब? जिसे ब्लैक डेथ या काली मौत के नाम से भी जाना जाता है, और ये चूहों से फैला करती थी। ठीक है। अच्छा, चार्ल्स प्रथम कभी मिनट के। जोटो कौन से देश का क्या था? ये जोटो कौन थे? हाँ, वेरी गुड। मतलब चित्रकला को एक नई और एक अद्भुत पहचान दिलाने में बहुत बड़ा जो रोल अदा किया था वो किया था जोटो ने। ठीक है बेटा, तो जोटो ने क्या किया? जोटो ने जो वो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि उसको उनका एक सजीव चित्रण में जो उसका उसमें उसके लिए विशेष तौर पर, अब जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा ना, जैसे मैं कौवा बना रहा हूँ यहाँ पे, ना कौवा बना रहा हूँ और उस पर जो है वो पीला रंग कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है ना? कौवा काला ही होता है। ठीक है, तो अगर मैं उसको काला करूंगा तो कुछ हद तक वो सजीवता, अगर उसको नीला पीला कर दूं तो वो नहीं बनेगी ना बात। तो कहने का मतलब है कि उसने रंगों का चुनाव इतना बेहतरीन किया। ठीक है, चुनाव जो है बेहतरीन किया, तो वो चित्र जो थे वो एक तो उसने विशेष तरह के जो है वो जो रंग थे उसको जो है प्रयोग में आया, और उनके जो चित्र वो बिल्कुल सजीव लगा करते थे। जो जोटो ने ये सबसे पहले जो वो काम, ये आपको एक एक चीज करके जो वो आपको याद है, इसी तरह से है। हर व्यक्ति का नाम, इनकी किसी भी चीज का नाम लिया और उसके साथ में उससे संबंधित महत्वपूर्ण जो विशेषता तो पता है ना, विशेषता वो चीज होती है, वो गुण होता है जो उसे बाकियों से अलग करता है। अब जैसे कि हम कहें कि उसकी दो आंखें हैं, है ना, ये विशेषता होगी ना उसकी? नहीं होगी, आंखें सभी की दो होती हैं। ठीक है, उसके बाल हैं तो बाल तो सभी के सिर पे होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जैसे उसके बाल जो है वो काले हैं, घुंघराले हैं, है ना, इस तरह से अगर हम वो करेंगे तो वो उसकी विशेषता बन जाएगी। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे अगर जोटो के बारे में बात की हमने, माइकल एंजेलो की बात करते हैं ना, ठीक है, या फिर जो है वो
लियोनार्डो डी विंसी की बात करते हैं, है ना। तो वो हर एक की अपनी क्या है, एक अलग विशेषता है। तो मार्टिन लूथर कौन थे? धर्म सुधार के प्रमुख सर्वाधिक नेता थे। ठीक है। अच्छा, मैं सवाल ये पूछता हूँ कि धर्म सुधार आंदोलन कौन से देश से शुरू हुआ? बताओ। पुनर्जागरण कौन से देश से आरंभ हुआ? इटली। और धर्म सुधार आंदोलन? जर्मनी। कहाँ से? जर्मनी में थे ना ये। वहां पे टेटजल एक वो पादरी आया, है ना, क्षमा पत्रों की बिक्री को लेकर, और इसी चीज का उन्होंने विरोध किया। चारों सिद्धांतों की सूची वहां पे लटका दी, है ना। तो वहीं से जो है ये सिलसिला शुरू हुआ, और बाद के समय में इसी का ही जो है वो ईसाई धर्म का ही बंटवारा हो गया, है ना। पीटरलू नरसंहार कब हुआ था? 1819। शोगुन, शोगुन किसे कहा था? जापान के प्रधान के सेनापति को। प्रधान सेनापति, है ना, मतलब सर्वोच्च सैन्य कमांडर, वो जो है क्या कहलाता था? शोगुन कहलाता था। और अगर मैं ये सवाल पूछूं कि शोगुनों की जो स्थिति थी वो वहां पर किस प्रकार की थी, कैसे थे? मतलब शोगुन, जैसे तुमने ये तो कह दिया कि वहां पे प्रधान सेनापति को शोगुन कहा गया है, लेकिन क्या वो शक्तिशाली थे? क्या वो नाम मात्र थे या बहुत ज्यादा शक्तिशाली? बताइए। वो बेटा बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए। जापान के बारे में बहुत महत्वपूर्ण, मतलब जो विशेषता जैसे मैं कहूंगा वो क्या है कि जापान में हमेशा से ही एक ही राजवंश का शासन रहा है। जैसे यहाँ पे आप भारत की बात करते हैं, कभी इसमें मौर्य वंश है, कभी गुप्त वंश है, कभी कुछ और है ना, ठीक है। तो लेकिन वहां पे क्या है, वहां पे हमेशा से एक ही राजवंश जो है वो शासन करता रहा है। क्लियर? और दूसरी बात, वहां पर भी जो वो शासक कमजोर हुए, लेकिन उस शासक के कमजोर होने पर जो है क्या हुआ, वहां पर जो शोगुन थे, इनके प्रधान सेनापति थे, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए। बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए। उस चीज का परिणाम क्या निकला कि वो उनके शक्तिशाली होने के परिणाम स्वरूप जो है जो सम्राट था वो कमजोर होता चला गया। वो लगभग नगण्य नाम आता रहा। यहाँ तक कि जो है जो कानागावा की संधि हुई थी, कब हुई थी? 1854। किस किस के बीच में हुई थी ये? अमेरिकी और जापानी के बीच में। अमेरिकी की ओर से जो वहाँ पे कमोडोर मैथ्यू पेरी थे, और जापानी यहाँ तक कि कमोडोर मैथ्यू पेरी था वो भी नहीं जान पाया कि जिससे वो संधि कर रहा है वो वहां का शासक है या कोई और व्यक्ति है, क्योंकि सम्राट पीछे होता था, लेकिन सारे का सारा जो निर्णय होता वो कौन लेते थे? शोगुन लेते थे। यानी कि वो एक प्रकार से सुपरसीड कर गए थे, उसको भी पीछे छोड़ गए थे। किसको? सम्राट को, जापानी सम्राट को भी, है ना। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार का गठन कब हुआ वहां पे? 1950। क्या हुआ था 1950 में? ठीक है, चीनी क्रांतियां हुई थी ना, कब कब हुई थी? चलिए, सारगोन कहाँ का शासक था? कहाँ का शासक था? कलकत्ता था। कॉन्स्टेंटाइन द्वारा चलाई गई एक मुद्रा थी विशेष तौर पर, क्या नाम? सॉलिडस। काहे की थी, बनी थी? सोने की। अगर मैं ये सवाल पूछूं कि सॉलिडस क्या है तो? कॉन्स्टेंटाइन द्वारा चलाया गया एक सोने का सिक्का था जो 4.5 ग्राम शुद्ध सोने से बना होता था। ठीक है। और दिनारियस की अगर बात करूं तो दिनारियस में रोमन साम्राज्य में प्रचलित एक अन्य सिक्का था जो चांदी का बना हुआ था। ठीक है। फ्रांसिस्को पेट्रार्क कौन थे? प्रसिद्ध लेखक हैं, है ना? इनका ज्यादातर संबंध जो था वो इटली से था। पुनर्जागरण देखो, पुनर्जागरण कौन से देश से शुरू हुआ?
इटली से ही जो है आप मतलब पुनर्जागरण के काल के ज्यादातर लोगों के आप बारे में आप उनके बारे में जानोगे जो इटली के नगरों से, चाहे वो वेनिस का है चाहे वो फ्लोरेंस का है, वहां से समझ जो आप उसमें मानोगे, है ना। तो फ्रांसिस्को पेट्रार्क के बारे में और कहाँ पे हम इसके बारे में जिक्र कर सकते हैं, इसका क्या योगदान रहा है? एक हमने बात कही थी क्या, मानवतावाद, है ना। तो मानववाद या मानवतावाद के जो जनक है, जो पिता है, वो है पेट्रार्क। ठीक है। अमेरिका की खोज कबर किसने की? विलियम जोन्स ने। अमेरिका की खोज, वो तो ऑस्ट्रेलिया। क्रिस्टोफर कोलंबस ने। कब की? 1492। वेरी गुड। ऑस्ट्रेलिया की खोज? विलियम जोन्स। कब? 1770। वो तो कैप्टन कुक थे, वो पहले उनको कैप्टन कुक को मारा था। ये 1606 है। ठीक है। अच्छा जी, विश्व में प्रथम लोहे का पुल कवर किसने बनवाया था? अब्राहम डब्ल्यू तृतीय ने। अब्राहम डब्ल्यू तृतीय ने। 1779। ठीक है। कहाँ पर? हाँ, सेवन नदी पर, कोलब्रुक डेल में। मंचू वंश के शासन का अंत कब हुआ? 1911। लंबी छलांग की घोषणा कब की थी? 1958। ठीक है। लंबी छलांग के था क्या मतलब? लंबी छलांग से उद्देश्य मतलब क्या था, हुआ क्या था इसमें? बताइए। लंबी छलांग जो थी वो क्या थी? एक मतलब तेजी से विकास करने की एक प्रयास था वहां पे। ठीक है। तो क्या आपको याद होगा, अब चीन के बारे में हमने दो चीजें बढ़ी। चीन के बारे में हम दो चीजें यहाँ पे बात करते हैं कि चीन में जो दो क्रांतियां हुई, एक 1911 की चीनी क्रांति, और उस चीज का रिजल्ट क्या निकला, परिणाम क्या निकला? उसका परिणाम ये निकला कि इस क्रांति के परिणाम स्वरूप चीन के मंचू वंश का शासन समाप्त हो गया। ठीक है। अब चीन जो भी है, देखो इससे पहले की स्थिति अगर हम बात करें, है ना, ठीक है। अब देखिए जैसे अफीम युद्ध हुए, प्रथम अफीम युद्ध हुआ, द्वितीय अफीम युद्ध हुआ, दोनों में जो पराजय किसकी हुई? चीन की हुई। चीन के मान सम्मान को दिन प्रतिदिन धक्का ही होता चला गया, है ना। उसके बाद है वो 1885 में भी कुछ अलायंसेस बने थे, फिर 1894 यानी कि 1894 में जाके जो वो चीन जापान युद्ध हुआ, उसमें भी कौन जीता? जापान जीता, चीन की हार हुई। ठीक है। और चीन की हार जो हुई, और इसी दौरान आपको याद होगा, कि एक डॉक्टर सन्याल सेन थे, है ना। वो मतलब शुरू में जो वो पढ़े लिखे, फिर उसके बाद जो है उन्हें एक मिशनरी स्कूल में जो उन्हें दाखिला करवाया गया, फिर उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की। उसके बाद जो है, लेकिन बाद के समय में वो बहुत हद तक जो है वो प्रभावित हो गए उससे। ठीक है। और उसके बाद जो उन्होंने रिवाइव चाइना सोसाइटी की स्थापना की, है ना। और वो एक चीज जो वहां पे स्पष्ट तौर पर माना करते थे कि जो चीन के पिछड़ेपन का जो कारण है, या चीन के दिन प्रतिदिन कमजोर होने का जो कारण है, वो क्या है? वो है चीन का मंचू राजवंश। ठीक है। जो मंचू राजवंश है ना, उसी में बहुत ज्यादा खामियां हैं, उसी में बहुत ज्यादा कमियां हैं, और उसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि सारे के सारा अगर चीन तरक्की नहीं कर पा रहा है, अगर उसका समुचित विकास नहीं हो पा रहा है, या उस पर जो है वो विदेशी प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है, तो उसके पीछे एकमात्र और सबसे बड़ा जो कारण है वो है चीन का मंचू राजवंश। और उन्होंने ये स्पष्ट तौर पर जो है यहाँ जो है संकेत दे दिए थे कि जब तक चीन के मंचू राजवंश का शासन यहाँ से उखाड़ नहीं फेंका जाएगा, तब तक जो है वो चीन का भला नहीं हो सकता। ठीक है। उसके बाद रिवाइव चाइना सोसाइटी पहले था, फिर उसके बाद आपको याद होगा कि 1905 इसमें तो हुई की स्थापना उनके द्वारा जो की गई थी।
ठीक है। तो उस प्रकार से जो वो क्या हुआ कि उन्होंने मतलब एक क्रांतिकारी एक संगठन जो है उन्होंने शुरू कर दिया था, एक योजनाबद्ध तरीके से वहां पर जो उनके द्वारा प्रयास किया गया। और 1911 में क्या हुआ, कुछ घटनाक्रम हुआ और उसके परिणामस्वरूप जो है वहां पे लोगों ने उनके विरोधी आवाज उठा दी। और वो हुआ क्या था, मतलब ये था कि वहां पे केंद्र और प्रांतों के बीच में, क्योंकि प्रांत जो है चाह रहे थे वहां पे जो है वो क्या कहते हैं रेलवे लाइन का विस्तार हो रहा था, तो वो उसमें करना चाहते थे, लेकिन जब उनके पास फंडिंग नहीं थी, इनकी पैसा पर्याप्त नहीं था, तो उस स्थिति में दोनों के बीच में क्लैश हो गए। और जब ऐसा हुआ तो फाइनली जब वो वहां पे बुलाया गया डॉक्टर सन्यासीन को, इस समय वो अमेरिका में थे, उनको बुलाया गया कि वो क्रांति का नेतृत्व करें। और नेतृत्व करने के उपरांत जो है उसका परिणाम ये निकला कि जबरदस्त क्रांति हुई और मंचू वंश के शासन को वहां से उखाड़ फेंका गया। क्लियर। 1911 की चीनी की क्रांति का परिणाम यह हुआ कि मंचू राजवंश का अंत हुआ और दूसरा चीन में गणतंत्र की स्थापना की। क्लियर। फिर क्या हुआ, 1949 ईस्वी की जो चीनी क्रांति थी उसको 1949 ईस्वी की चीन की साम्यवादी क्रांति कहा जाता है। ठीक है, जो विशेष तौर पर राष्ट्रवादी, या आपने नाम जो आपने लिखा भी है, चांग काई शेक। चांग काई शेक ने क्या किया, साम्यवादियों पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए, उनका दमन करने का प्रयास किया। ठीक है। और साम्यवादी जो समर्थक थे वो थे डॉक्टर माओ से तुंग के समर्थक, माओ से तुंग के समर्थक। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये चीज जो है वो बता देता हूं कि एक्चुअली साम्यवाद या समाजवाद की धारणा कहां से, लगभग मुख्य तौर पर जो कहां से आना शुरू हुई। 1917 ईस्वी में हुई रूसी क्रांति। 1917 में हुई रूसी क्रांति। ठीक है। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, समाज का मतलब समाज जो है प्रोमिनेंट रोल अदा करता है। और विशेष तौर पर सामान्य शब्दों में इस प्रकार से भी इसको समझ सकते हैं कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर जहां पर समाज का प्रभाव या नियंत्रण रहता है वो कहलाती है समाजवाद। क्लियर। अगर दोनों की तुलना करूं मैं, ठीक है, चीन और अगर रूस की, मोटे अक्षरों में या मोटे तौर पर, ठीक है, सामान्य केवल समझने के लिए अब ये समझ सकते हैं जो 1911 ईस्वी की जो चीनी क्रांति हुई थी वो वहां 1917 ईस्वी की जो मतलब रूसी क्रांति हुई थी वो हुई थी, वहां पे श्रमिक बहुत ज्यादा थे। ठीक है, वो लेबर क्लास की क्रांति थी। और यहां पर जो चीन की साम्यवादी क्रांति है वो थी मुख्य तौर पर आपके किसान, ये किसान वर्ग से संबंधित है। क्लियर। ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये चीज ध्यान रखना है कि 1949 ईस्वी की चीनी क्रांति, इनकी माओ से तुंग के नेतृत्व में साम्यवादियों ने राष्ट्रवादियों को, ठीक है, जिनके नेता चांग काई शेक थे, उनको वहां से खदेड़ने के लिए जो वो प्रयास जो वो तेज कर दिया। और उसी चीज का परिणाम ये निकला कि फाइनली जो उसे बाहर निकालकर उन्हें जो वो चांग काई शेक को पेकिंग छोड़कर जाना पड़ा फार्मोसा, जिसको ताइवान कहते हैं, जहां पे 1975 में जाके जो उनकी मृत्यु हो गई। क्लियर, तो समझ आए। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो इस प्रकार से वहां पे चलती चली गई। ठीक है बेटा। नई दुनिया किसे कहा गया है? अमेरिका की खोज कवर किसने की? क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में। कहाँ के थे वो? तो जो अमेरिका की उन्होंने खोज की, तो क्या वो अमेरिका खोजने निकले थे या कहीं और जगह को वो खोजना चाहते थे? जो एज़टेक लोग हैं ना, ये एज़टेक सभ्यता कहाँ फली फूली थी? देखिए, जब हम बात कर रहे थे तो इसमें तीन सभ्यताएं थी, माया, एज़टेक और इंका। ठीक है। तो ये तीनों जो सभ्यता थी वो अमेरिका में फली फूली थी, लेकिन इसमें दो जो थी वो आपका उत्तरी और मध्य अमेरिका में फली फूली थी, और जो एक इनकी इंका जो सभ्यता थी वो दक्षिण अमेरिका में फली फूली। अब इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसमें जो है माया और एज़टेक, इनकी एज़टेक सभ्यता के बारे में आपको याद होगा कि
एज़टेक सभ्यता ने जो अपने साम्राज्य वहाँ स्थापित किया जहाँ पे मैक्सिको था। तो मैक्सिको क्या था कि मैक्सिली उनका एक देवता था। तो एक दंत कथा की, मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी चलती है ना, परंपराओं के रूप में, है ना, सुनी सुनाई एक कहानी के रूप में। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि जहाँ पे एक गिद्ध की चील जो है वो एक सांप को एक कैक्टस के ऊपर बैठे हुए यहाँ पर आपको दिखेगा, वहाँ पे आपने अपना साम्राज्य स्थापित करना है। तो यहाँ पे जाके जो है वो इन एज़टेक लोगों ने जो वो अपना साम्राज्य स्थापित किया था, अपनी सभ्यता जो है विकसित की थी। और इसका जो नाम था वो अपने इनकी मैक्सिली के नाम पर इसको मैक्सिको इसका नाम रखा गया। क्लियर? यहाँ के लोगों को जो वो टेनोका भी कहा जाता, ठीक है, एज़टेक लोगों को टेनोका भी कहा जाता था, ठीक है। और एक चीज़ आपने और याद रखनी है, जब हम इन 3 सभ्यताओं के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसमें मुख्य तौर पर जो है जैसे जो मक्का है और जो आलू है, 2 फसलों का ओरिजिन जो है वो मुख्य तौर पर आप अमेरिका से संबंध मान सकते हैं। क्लियर? जो मक्का है और जो आलू है, समझ आ गई बात? तो ये जो है वो हम किससे रिलेट करेंगे इसको? अमेरिका की इन सभ्यताओं से। अच्छा, कि इसमें शब्द लिखा है आपने, ये रेड इंडियंस क्या थे? क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका जाने की यात्रा। क्रिस्टोफर कोलंबस, ये रेड इंडियंस कौन थे?